नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आपका शो सवाल पब्लिक का लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज पूरे देश का सवाल यही है कि महाराष्ट्र में आगे होगा क्या? क्या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर टूट जाएगी? क्या महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाएंगे? महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज हो रही है। मैं एक एक कर तस्वीरों के जरिए इसको आपको बताना चाहती हूं। अब से थोड़ी ही देर पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी और हालांकि उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव हैं, वो ज्यादा लोगों से मिल नहीं रहे, फिर भी हालात ऐसे हैं कि उन्होंने पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है, उसे आगे चलकर आपको बताऊंगी। पवार उद्धव की मीटिंग से पहले देवेंद्र फडणवीस के घर पर केंद्रीय मंत्री भागवत कराड पहुंचे हैं, जहां पहले से मनोज कोटक और नारायण राणे भी बैठे हुए थे। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे शरद पवार की मीटिंग, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग चली। अब दोनों मीटिंग्स खत्म हो चुकी हैं। उधर गुवाहाटी की बात करें, जहां सूरत से देर रात 89 यानी कि 89 लोग लेकर एक फ्लाइट पहुंची, जिसमें से 36 विधायक बताए जा रहे थे। होटल में उनकी तस्वीर भी दिखी और इस तस्वीर में अगर आप गिनती करें तो आपको ये 36 विधायक नजर आएंगे। 3 विधायक और गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, ये अभी अभी सूचना आई है और एक विधायक की पत्नी भी इन 3 विधायकों के साथ है। अब तक की लिस्ट में कितने शिवसेना के विधायक गुवाहाटी में हैं, कितने मुंबई में हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे को सुनना जरूरी है, जो इस्तीफा करते करते बस अटक गए। समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे, त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले की उद्धवजी को खुद को आने दो, चलो मैं भी आने के लिए तैयार हूं। मी यायला तयार आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतोय की ही कुठेही आगतिकपणा नाही, हा कुठेही अगदी लाचारीचा प्रसंग नाही किंवा मजबुरीता अजिबात नाहीये। कारण आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत। आपने सुना, उद्धव इमोशनल हो रहे हैं। शायद उन्हें डर है कि सरकार तो जा ही रही है, पार्टी भी ना चली जाए। लेकिन उद्धव और उनकी पार्टी का ये हाल क्यों हुआ, ये सवाल बड़ा है। पर इस सवाल पर आए उससे पहले मैं आपको नंबर्स के द्वारा पूरा गेम समझाना चाहती हूं, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर ही तो बताते हैं कौन सरकार में रहेगा और कौन सरकार से बाहर जाएगा। तो इस वक्त मैं इस बोर्ड पर आपको नंबर गेम दिखाना चाहती हूं। अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा था कि 36 विधायक हैं और 36 विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और गुवाहाटी में ये जो 36 विधायक थे, ये सूरत से गए थे। अब इसमें कहा जा रहा था कि 35 विधायक शिवसेना के हैं और एक इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये 36 इस वक्त है गुवाहाटी में, 3 और के आने की बात है और ये 3 मुंबई से गुवाहाटी की तरफ चले गए हैं। तो ये है मुंबई से गुवाहाटी की फ्लाइट में ये भी चढ़ चुके हैं। तो 35 + 3 यानी कि 38 नंबर हो जाएगा पूरा शिवसेना का। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर ये नंबर सही है तो 38 में शिवसेना पूरी की पूरी एंटी डिफेक्शन लॉ को दरकिनार कर सकती है, क्योंकि मैजिक नंबर 55 विधायक हैं शिवसेना के महाराष्ट्र असेंबली में और मैजिक नंबर यानी कि 2/3 बनते हैं 37। अगर तो ये
38 विधायक शिवसेना के पास हैं, एकनाथ शिंदे के पास हैं, तो खेल खत्म, पैसा हजम। उद्धव ठाकरे के पास कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो अपनी सरकार बचा सके। तो ये तो हुआ हिसाब किताब। लेकिन अगर इसमें आप एक देखें तो एक टर्न आया है, और टर्न में मैं दिखाऊं वो चिट्ठी जो एकनाथ शिंदे ने भेजी डेप्यूटी स्पीकर को, और वो चिट्ठी अगर हम आपको दिखाएं तो उसमें कई ऐसे राज हैं जो बताएंगे कि ये चिट्ठी कम से कम 3-4 नाम ऐसे हैं। सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊं, यहां पर देशमुख जी का है। ये देशमुख जी वापस लौट चुके हैं। इन्होंने साउंड बाइट दी थी कि इन्हें किडनैप कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। फिर राजकुमार पटेल हैं, ये निर्दलीय विधायक हैं, तो ये शिवसेना के नहीं हो सकते। अब अगले पेज पर देखें तो ये 2 कम हो गए। उसके बाद निर्दलीय विधायक नरेंद्र भोंडेकर हैं, ये भी शिवसेना की गिनती में नहीं आएंगे, और राजेंद्र पाटिल भी एक निर्दलीय विधायक हैं। तो 3 तो निर्दलीय विधायक हैं और 1 वापस लौट चुके हैं जो शिवसेना के थे। तो इसका मतलब 4 कम हुए। अब ये जब 4 कम हो गए और टोटल लिस्ट अगर हम देखें तो लिस्ट में सिग्नेचर्स के हिसाब से पेज नंबर 2 दिखाइए, यहाँ 16 हैं। पेज नंबर 2 में और 16 विधायकों के सिग्नेचर्स हैं। हम अभी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ये 34 के सिग्नेचर है। अब अगर ये 34 के सिग्नेचर हैं और इसमें 4 आप कम कर दीजिए तो नंबर हो गया इस वक्त 30। ये 30 का जो आंकड़ा है, ये 37 जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला नंबर है, ये अभी पार नहीं करता, और इसमें पेच पड़ेगा शिवसेना के लिए। अगर 3 और जो मुंबई से चल चुके हैं वो आ जाते हैं तो ये नंबर 33 हो जाएगा, और ये 33 नंबर भी इस मैजिक 37 नंबर से कम है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होगा? अब इसमें एक और पेच है। पेच ये है कि इस वक्त महाराष्ट्र की असेंबली में स्पीकर कोई परमानेंट नहीं है, और स्पीकर अगर नहीं है तो जोड़ तोड़ का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं और आने वाले समय में देख सकते हैं। तो ये 2 सिनारियो हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि नंबर के खेल तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन 7 बजे एकनाथ शिंदे जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अब तक नहीं हुई है। क्या और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल नंबर आएगा, अभी सस्पेंस जारी है। आपने अब नंबर का पूरा गेम समझा। अब मैं आपको एकनाथ शिंदे का दावा सुनवाती हूं, नंबर को लेकर उन्होंने क्या दावा किया था, और ये आज दोपहर अमित कौशिक से बात करते हुए ये कहा। सुन सर, अभी आपके पास कितने एमएलए की संख्या है फिलहाल? हमारे पास 46 प्लस है। सर, क्या इस बारे में कोई बीजेपी से कोई बात हो पाई है इसकी आपकी? इसके बारे में किसी के साथ हमारी बातचीत नहीं है। सिर्फ हमारे जो 46 विधायक है जी, वो हमारे साथ है, और हिंदुत्व की जो बात है, बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सर, आपके 44 लोगों में से सर कितने मंत्री हैं, कितने शिवसेना के लोग हैं? 6 मंत्री है। 6 मंत्री। सर, निर्दलीय कितने हैं फिलहाल? 6 मंत्री है। निर्दलीय लगभग 7-8 होंगे, 5-6 होंगे। सर, कल उद्धव ठाकरे से भी कोई बात हुई थी क्या आपके इस मामले को लेकर? हाँ, हुई थी। अच्छा, आगे का फैसला सर क्या होगा आप लोगों का फिलहाल? अभी आगे के शाम को हम बैठक करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। अच्छा सर, अभी कोई मीटिंग वगैरह क्या? अभी मीटिंग नहीं, शाम को मीटिंग है। सर, बीजेपी से गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है आपकी? अभी गठबंधन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। सर, मतलब आपने मन बना लिया है कि अब आप उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाने वाले हैं? अभी हमारी बैठक के बाद तय करेंगे।
दर्शकों, आपने उद्धव का इमोशनल कार्ड, एकनाथ शिंदे की हुनकार दोनों सुन ली, नंबर का पूरा गेम भी समझ लिया। अब देखिए शिवसेना कैसे बैकफुट से गोल करने की कोशिश कर रही है। नंबर 1, जनता से संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ने 5 बार से ज्यादा इस्तीफा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। कहा सब इधर आ जाओ, मेरे सामने आंखों में आंखें डालकर बताओ कि मुझे नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री, मैं हट जाऊंगा, जो बनना चाहे उसे बना दूंगा। शायद नजर की शर्म का इंतजार है, पर ये अब तक होता नजर नहीं आ रहा है। नंबर 2, हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे एक और इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आए और कहा कि वो हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे हैं। यही एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी वजह थी पार्टी छोड़ने की। और नंबर 3, शिवसेना ने शिंदे कैंप के विधायकों को 5 बजे निष्कासित करने का अल्टीमेटम दिया था और ये अल्टीमेटम ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया पे दिया था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। 8 से ज्यादा बच चुके हैं। शिंदे कैंप में विधायक बढ़ रहे हैं, उद्धव कैंप में विधायक लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। 5, महाराष्ट्र में स्थायी स्पीकर है ही नहीं, इसलिए अघाड़ी गठबंधन की मुश्किल कहीं ज्यादा नजर आ रही है। अब तक के पूरे खेल को समझने के बाद 4 बातों की संभावना है। पहला ये कि महाराष्ट्र का सियासी खेल थोड़ा लंबा खिंच सकता है। दूसरा ये कि महाराष्ट्र के सियासी खेल में कोर्ट की एंट्री भी हो सकती है। तीसरा, महाराष्ट्र के सियासी उठापटक में अभी और इमोशनल कार्ड आना बाकी है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में एकनाथ शिंदे को सीएम पद का ऑफर देने की भी बात की चर्चा हो रही है। मतलब कैसे भी सरकार बचाने का जुगाड़ लगाया जा रहा है। चौथी बात यह कि महाराष्ट्र में कल तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे थे, अब शिवसेना का उद्धव वाला काडर सड़क पर उतर रहा है। तस्वीरें देखिए और कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे अपना ऑफिशियल रेजिडेंस वर्षा छोड़कर अब अपने रेजिडेंस मातोश्री जाने वाले हैं और ये देखिए किस तरह उत्तेजित है शिवसैनिक। और ये तस्वीरें लाइव आ रही है हमारे पास। मातोश्री के बाहर शिवसैनिक जुटने लगे हैं और गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इस वक्त मातोश्री के बाहर भगवा झंडे लेकर शिवसैनिक इकट्ठा हो रहे हैं। कब तक उद्धव ठाकरे जी का घर वापस लौटने का समय है और क्या ये समझा जाए इस वक्त कि अगर वो वर्षा से मातोश्री वापस लौट रहे हैं तो गेम ऑलमोस्ट ओवर है? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं और उसके बाद किसी भी वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वर्षा बंगले से निकल सकते हैं। अभी हम मालाबार इलाके के हिल के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर पास में ही वर्षा बंगला है। पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दी गई है और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये देखिए तमाम शिव सैनिक जो हैं वो समर्थन लेकर और ये देखिए भगवा झंडों के साथ यहाँ पर जो है तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। सड़क के एक पूरे किनारे पर लगातार शिव सैनिकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और आज उद्धव ठाकरे जिस तरीके से भावुक हुए उसके बाद अब तमाम शिव सैनिक जो है इस वक्त सड़कों पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बात करने की कोशिश करेंगे हम उनसे। क्या नाम है आपका? अमित बारिया। क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे आज बहुत भावुक थे, सरकार गिरने का माहौल बन रहा है, क्या कहेंगे आप? अभी जो पक्ष में थे वही पलट गए तो अभी क्या कह सकते हैं, अपनों ने वही पलट गए। क्या बोलेंगे? मेरा नाम फैयाज सैयद है। क्या माहौल बना हुआ है, क्या लगता है अब सीएम की कुर्सी जाएगी, सरकार गिरेगी? नहीं, इंशाल्लाह तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएगी। उदय साहब को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उदय साहब अकेले काफी है सबके लिए। काफी है, आपको लगता है समझ जाएगा? हाँ, समझ जाएगा। चलिए, तो मामला समझ जाएगा और यहाँ पर कोशिश जो है। सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद जी, बताइए मौजूदा जो हालात बने हैं, क्या लगता है सीएम की कुर्सी बच रही है उद्धव साहब की? हमारे लिए पक्ष प्रमुख वो सबसे अहम है, जो उनका निर्णय रहेगा वो हमारा निर्णय है। लेकिन अभी माहौल क्या लगता है आपको? माहौल बहुत अच्छा है। शिव सैनिक हमेशा
सीएम साहब के साथ में, पक्ष प्रमुख के साथ में, और हम लोग हमेशा उनके साथ में रहेंगे। एकनाथ शिंदे को क्या कहेंगे आप? जो हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमारा लेना देना सिर्फ शिवसेना से 4 अक्षर के साथ में है और किसी के साथ में नहीं क्या है। नाम बताया आपने? शकील अहमद। तो ये शकील अहमद जी, उनका कहना है कि हमें शिवसेना से ही लेना देना। और ये तस्वीरें देखिए झंडों के साथ यहाँ पर, और अलग अलग जो है तमाम समर्थकों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से कोशिश है कि लोगों को जो है वो कंट्रोल में करके रखा जाए। और आप देखिए ये संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं एक बार बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मालाबार हिल का रोड है और अब सड़क के एक तरफ पर लगातार जो है हजारों संख्या में शिव सैनिक जो है लगातार पहुंच रहे हैं। बात करते हैं हमसे। क्या नाम है साहब आपका? कहां से है? मुंबई से। मुंबई से। क्या कहेंगे जो मौजूदा माहौल बना है? क्या लगता है सीएम पद से अब उद्धव ठाकरे जो अभी लोगों ने जो मैं लौट कर आपके पास आऊंगी। इस वक्त दीपक कासरेकर, शिवसेना के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक कासरेकर जी नमस्कार, और टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कासरेकर जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि उद्धव ठाकरे मातोश्री वापस लौट रहे हैं, अब क्या सरकार बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही शिवसेना में? नहीं, ये तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये जो रिबेल हुआ है वो उद्धव साहब के रेजिग्नेशन के लिए कभी भी नहीं था। ये जिस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है उससे कुछ शिकायतें विधायकों को, और अगर वो दूर की जाती तो ये मुसीबत नहीं आती। मैं आज तक भी मैं मुंबई में ही हूँ। आई वॉज अटेंडिंग ऑल द मीटिंग्स which were conducted by शिवसेना, और जो भी विधायकों का कहना है, क्योंकि विधायक यहाँ पे नहीं है, तो जो भी हम तक पहुंचता है हमने सीएम साहब तक वो पहुंचा दिया है। और मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, पहले से लास्ट 1.5 year I have been telling that this is not a natural ally. That was my personal view, and that's why the state, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो पीएम और सीएम के बीच होना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो स्टेट भी प्रोग्रेस नहीं करेगा। इसलिए मैंने तो खुद बहुत कोशिश की, लेकिन आज का जो इश्यू है वो इलेक्शन के बाद आया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ सोल्यूशन निकालना है तो खुद सीएम ही निकाल सकते हैं या तो शिंदे साहब निकाल सकते हैं। जो आपकी शिंदे साहब से बात हुई है जब से वो गए हैं, पहले मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी, आप उनके साथ संपर्क में हैं? बिल्कुल, मेरा जब भी संपर्क हुआ है मैंने उनको बोला था कि आप सीएम साहब के साथ बात करो, और उनका जो कहना था और बाकी विधायकों का कहना है कि जब वो चुन के आए हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें 2 नंबर पे आइदर एनसीपी थी या कांग्रेस थी, तो एनसीपी बहुत ज्यादा सपोर्ट अपने उस गिरे हुए कैंडिडेट को, जो डिफीटेड कैंडिडेट है, उसको दे रही थी, और वो चाहते थे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एमएलए है वो आगे चल के डिफीट हो जाए। तो कोई भी एमएलए नहीं चाहेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का और बहुत लंबे समय तो वो रिप्रेजेंट करता है। तो उनके बारे में ये तो रहता है कि उनकी रक्षा कौन करेगा, तो अपने सीएम है, अपने जो पार्टी के लीडर है वही उनकी रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा कैसे कर सकते हैं कि अपनी जो सहयोगी पार्टी है उनको ये बोलना है कि अगर हम आपके साथ सरकार बनाते हैं तो ये उनका भी कर्तव्य था कि वो देखे कि ये एमएलए जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम है उसके लिए सही मायने में फंड जाए, डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि एमएलए जीत के आता है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए जीत के आता है। लेकिन दीपक जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि 1.5 साल से आप उद्धव जी को ये कह रहे थे और अपनी व्यथा बता रहे थे, उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं, या सत्ता की वजह से ये एनसीपी के साथ एडजस्टमेंट करना मुश्किल था? देखिए, मेरी तो खुद की कोशिश ये थी कि जो दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, उसके बारे में एक आध मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला। चाहे वो अपोजिशन पार्टी भी हो अगर स्टेट में, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए सेंट्रल का। तो ये जब तक नहीं होता है तो स्टेट भी प्रोग्रेस नहीं करता है। इसलिए मैं तो एक दीपक जी आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, आप दिल से इस वक्त उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ हैं या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हैं? देखिए, मैं शिवसेना से जीत के आया हूं तो मैं शिवसेना के साथ हूं,
उद्धव साहब हमारे पार्टी के मेन उनकी पार्टी है, समझिए ठाकरे फैमिली के नाम से पार्टी चलती है, तो शिवसेना बाला साहब की ही पार्टी है। और इससे आप अगर जीत के आते हैं तो जो भी निर्णय लेना है उद्धव साहब को लेना है, मुझे नहीं लेना है। मैं सिर्फ उनको बोल सकता हूं कि ये लोग ऐसे सोचते हैं, और अगर वो लोग ऐसे सोचते हैं तो उसके बारे में उनको निर्णय लेना चाहिए। हमसे जो भी छोटा मोटा हो सकता है कोऑर्डिनेशन के बारे में वो हम लोग करने की मैंने भी खुद कोशिश की। और जब शिंदे साहब का मुझे फोन आ गया तो मैंने भी उनको बोला था कि पहले आप सीएम साहब के साथ बात कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मैंने जब सीएम साहब के साथ बात की तो मैंने उनको ये भी बोला था कि जब अपना घर जल रहा है तो पहले उसको आग को बुझाना चाहिए और फिर बाकी की चीजों की तरफ देखना चाहिए। हम लोगों को किसके साथ जाना है ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, हमें एनसीपी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है। और एक मैं चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के तरफ से जो उनको एक पेशेंस रखना था कि ज्यादा जो आरोप हो रहे थे, आदित्य जी पे आरोप हो रहे थे, तो ठाकरे फैमिली के ऊपर कोई भी आरोप नहीं करता है महाराष्ट्र में, क्योंकि अलग फैमिली है जिसने डिवोट किया अपना लाइफ महाराष्ट्र के लिए। तो इनके बारे में ऐसे कभी बोला नहीं जाता है, वो बोला गया इसलिए सब मामला बिगड़ गया, ऐसे मेरा खुद का सोचना है। मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहती हूं, एकनाथ शिंदे जी ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें शिवसेना को लॉस हो रहा है और एनसीपी और कांग्रेस जो है उनको फायदा हो रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि ये सही है? देखिए, जिनके पास जो डिपार्टमेंट रहते हैं जिससे लोगों के काम होते हैं, ये बहुत सब डिपार्टमेंट्स एनसीपी के साथ है या तो कांग्रेस के पास है। इसलिए फिर ये सीएम साहब पे अननेसेसरी जवाब ये आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सब हर जगह पे देखे। लेकिन कोविड की वजह से और बाकी के जो कंपल्सन थे उनके ऑपरेशन भी हो गया, तो खुद इसमें नहीं देख सके, और इसीलिए ये सब जो आज चल रहा है या जो भी नाराजगी है इसकी वजह से। तो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी लोगों से, शिव सैनिकों से मिल नहीं पा रहे थे, अपने ही विधायकों से मिल नहीं पा रहे थे, तबीयत खराब होने की वजह से या और कोई कारण था? नहीं, तबीयत उनके ऑपरेशंस हो गए थे ये भी मानना चाहिए, और दूसरा कोविड भी था, कोविड की वजह से भी वो नहीं मिल सके। पर आज तो कोविड था, आज उनको भी कोविड था, फिर भी शरद पवार जी से मिले। देखिए, मेरी जैसे इंफॉर्मेशन है वो उनका जो दूसरा टेस्ट निकला उसमें वो निगेटिव आ गए हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे एक सवाल। सुनने में आ रहा है और ये स्पेक्यूलेशन है इस वक्त के पवार साहब की और उद्धव ठाकरे जी की जो मीटिंग हुई उसमें एक विकल्प ये निकला कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के? ये तो शिंदे साहब पे डिपेंडेंट है कि उनको ये ऑफर स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है, क्योंकि जो भी हो चुका है उसमें पहले तो उद्धव साहब भी ऐसे ही चाहते थे कि कोई शिवसैनिक महाराष्ट्र का सीएम बने, क्योंकि ये ट्रेडिशन रही है बाला साहब की कि जिन्होंने ये देखा है कि ऑर्डिनरी शिवसैनिक महाराष्ट्र का सीएम बने और महाराष्ट्र की सेवा करे। उद्धव साहब भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने बोला था कि हम दूसरे किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप सीएम बन जाओ। तो इसीलिए ये ट्रेडिशन टूट गई, और इसी के लिए मैं ऐसे समझता हूं कि उद्धव साहब को आज जिस फेज से वो जा रहे थे उसका कारण भी यही है। तो इंसिस्ट उन्होंने नहीं किया था, इंसिस्ट पवार साहब ने किया था, उनका ये बड़प्पन है, लेकिन उन्होंने किया था, ये फैक्ट है। और इसके लिए आज उद्धव साहब जिस पोजीशन को फेस कर रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अगर उस वक्त ऐसे हो जाता कि उद्धव साहब का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, हमें वो चलेगा, और शिवसैनिक को हम लोग महाराष्ट्र का सीएम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। दीपक जी इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के पास कितने विधायक हैं? जो भी अब टीवी पे दिखा रहे हैं या तो मीडिया में दिखा रहे हैं उसके हिसाब से एटलीस्ट उनके पास 34-35 तो अपने शिवसेना का ही एमएलए है,
और उसके सिवाय इंडिपेंडेंट एमएलएज है। तो जब आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो आपको 37 चाहिए। तो जो भी मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि मैं खुद मुंबई में हूँ, बहुत सारे विधायक या तो जो कैबिनेट मंत्री भी थे वो अभी जा चुके हैं यहाँ से। 2-4 के नाम तो मीडिया पे दिखाए जा रहे थे। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि शायद उनका वो जो टारगेट था वो पूरा हो गया होगा। तो आप कह रहे हैं 37 जो टारगेट है एंटी डिफेक्शन वाला, जो 2/3 ऑफ द पार्टी है, वो टारगेट एकनाथ शिंदे का पूरा हो चुका है आपके हिसाब से? जो भी दिखाया जा रहा है मीडिया पे और जो भी नाम दिखाए जा रहे हैं वो हमारे पार्टी के नाम है, जिनकी पिक्चरें दिखाई गई। 1-2 इंडिपेंडेंट छोड़ के बाकी के हमारे पार्टी के ही मेंबर्स थे, उसमें से एक वापस चले आए हैं जो अकोला के विधायक है, बाकी तो विधायक वहां पे है। पर तो मुंबई में ऐसे कितने विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे जी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, जो वो बोल रहे हैं 46 बोल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट को जोड़ के बोल रहे हैं। फिर हमारी एक सहयोगी पार्टी है तो इसको प्रहार पार्टी बोला जाता है, तो उनके भी विधेयक ये उनके साथ है, तो उनको वो 46 में गिनते रहे होंगे। लेकिन तो ये फिर भी बिग नंबर है जब सीएम साहब बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, और अगर लोग नहीं आ रहे तो उसका मतलब यह है कि उनकी जो भी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से जो ट्रीटमेंट दी गई थी हमारे एमएलएस को, शायद उसका ये परिणाम हो। दीपक जी, कितने लोग मौजूद थे आज? क्योंकि 5 बजे उद्धव जी ने बुलाया था सबको घर पे और उपस्थिति अनिवार्य बताई थी। कितने लोग पहुंचे 5 बजे? वर्षा, देखिए, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कल तक मातोश्री पे अपने वर्षा पे था। फिर जब मैं वापस आ रहा था और सेंट लॉरेंस में कुछ ऐसे होता है कि जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं और वो नहीं सोचते कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं एक सीनियर मेंबर हूँ शिवसेना का, और देखिए, जो भी बाला साहब का सपना था कि एक शांति आ जाए कोंकण में, तो वो मैंने वो लड़ाई खुद लड़ी थी। तो एक अलग से मेरा स्थान है शिवसेना में। इसके बावजूद भी जिस तरह से बर्ताव वहां के शिव सैनिकों ने किया, इसलिए मैं उस मीटिंग में मैंने बोला था कि मैं आऊंगा नहीं आगे चल के, क्योंकि इस तरह का बर्ताव मैं तो टॉलरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा शांतता में विश्वास रखता हूँ। इसलिए आज के मीटिंग में तो मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने खत भेजा था। मुंबई में रहने वाले और कितने विधायक हैं जिनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है? इस तरह का बर्ताव आगे भी चल के नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। बेसिकली महाराष्ट्र का जो कल्चर है, देखिए, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं वो इस महाराष्ट्र के धरती से हुए हैं। तो ये भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि महाराष्ट्र का जो एक अलग से कल्चर है उसको मेंटेन करना चाहिए। ये भी शिवसेना की जवाबदारी है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बोलते हैं, मराठी मानुस के बारे में बोलते हैं, तो ये भी हमारा कर्तव्य, ऐसे मैं सोचता हूँ। और इसीलिए मैं शिवसेना में आ गया, नहीं तो बीजेपी बड़ी पार्टी थी। जब मैंने रिबेल किया तो मैं एनसीपी में था, लेकिन फिर भी मैंने शिवसेना का चूज किया, क्योंकि वो गरीबों के लिए झगड़ती है। वो स्थानिक जो लोग रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, उनके लिए शिवसेना फाइट करते हैं। इसलिए मैं शिवसेना में आया, नहीं तो मैं बीजेपी में जा सकता था 7 साल पहले, लेकिन मैंने वो किया नहीं। मैं शिंदे साहब के साथ जा सकता था, मैं गया नहीं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं सीएम साहब के साथ हमारी बात चल रही है, तो कोई ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर को जो वो मेरा अपमान करता है, तो सीएम साहब के भी वर्डिक्ट का अपमान करता है ना। ये बात ऑर्डिनरी वर्कर को भी सोचनी चाहिए। लेकिन आज आप किसके साथ हैं? शिवसेना से तो आप नाराज लग रहे हैं, तो शिंदे जी के साथ हैं या आपको अपना मन तो बनाना पड़ेगा। आपको जनता के साथ ट्रांसपेरेंटली बताना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ, जिनके वर्कर आपके साथ इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं, या एकनाथ शिंदे की तरफ, जो कह रहे हैं कि शिव सैनिकों का लॉस और नहीं होगा, हम इस अलायंस में नहीं रहेंगे? किस तरफ है? देखिए, ये तो मेरा मन मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन आज तक तो मैं मन से उद्धव साहब के साथ हूँ, क्योंकि ही इज अ एक्सीलेंट पर्सन। वो बहुत ही मितभाषी है, अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति है, उसकी जिम्मेदार जो हमारी अलायंस पार्टी है वो जिम्मेदार है। आज कोई भी उनका नाम नहीं ले रहा है, वो सब शिंदे साहब के ऊपर ही सबका गुस्सा आ रहा है। लेकिन ये बनाया किसने?
जब उद्धव साहब ने खुद अनाउंस किया था कि एक शिवसैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा, तो उद्धव साहब को फोर्स किसने किया वो भी देखना चाहिए। तो क्या क्योंकि ये क्या मैंने मैसेज जितना है, बड़े-बड़े क्या नेता हैं, क्या उनके बारे में मैं संदेश ऐसे है नहीं बोल आपका सकता। गुवाहाटी वालों के लिए, जो गुवाहाटी में आपका परिवार है शिवसेना का, वो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, उनको तो उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्शन पहले हो जाता तो शायद यहाँ तक ये सब नहीं आता, ऐसे मैं सोचता हूँ। लेकिन मेरे जैसे लोग जो है वो पार्टी के साथ रहते हैं, पार्टी के साथ डायलॉग करते रहते हैं, फिर हमारा डायलॉग नहीं होता। मेरा डायलॉग शिंदे साहब से हो सका और उसके बाद शिंदे साहब ने बात भी की सीएम साहब से। उसी वक्त अगर ये मैटर सेटल हो जाता तो मेरे जैसे जो पार्टी वर्कर्स है, जो आए हैं स्पेशली बाहर से, बाला साहब का काम देख के, उद्धव साहब का काम देख के, उनकी तरफ जो हमारा लगाव है, ये सोच के हम लोग यहाँ पे आए। मैं तो ओरिजिनल शिवसैनिक हूँ नहीं, मैं एनसीपी में था, उससे पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस बट गई, फिर मैं एनसीपी में आ गया। और जब मेरी लड़ाई चल रही थी, जो भी वहां पे शांतता नहीं थी उसके लिए, तो मैंने रिजाइन किया एनसीपी से और मैंने खुला समर्थन दिया शांतता के लिए। तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन सोशल कॉज के लिए है। तो हम जैसे लोग सोचते हैं कि यहाँ तक नौबत नहीं आए कि पार्टी टूट जाए, और यहाँ तक नौबत नहीं आए, 25 साल से सेना और बीजेपी इकट्ठा काम कर रहे थे, तो ये क्यों टूटा युति, उसका भी एनालाइज होना चाहिए था। वो तो होगा, निकालना लेकिन चाहिए। आप कह रहे हैं कि 37 से ज्यादा नंबर हो चुका है एकनाथ शिंदे जी के पास, ऐसा आप मान रहे हैं? ये तो आप कंफर्म कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मैंने सबकी पिक्चर्स देखी है और जो लोग लीव यहाँ से जा चुके हैं, मेरे साथ तो 5 लोग कल डिस्कशन के जब हमारा चल रहा था तो 5 सीनियर लोग थे, जिसमें 3 तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। अगर वो भी यहाँ से निकल जाए तो इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी सीएम साहब की नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो गया महाराष्ट्र में। बिल्कुल। तो दीपक जी, हमसे टाइम्स नाउ नव भारत पे और सवाल पब्लिक का पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पब्लिक के कई सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत धन्यवाद। और यही थे सवाल पब्लिक के। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे या जाएंगे? मुंबई में शिवसेना के कितने विधायक शिंदे कैंप के हैं? क्या एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी के अगले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? और नंबर 4, महाराष्ट्र के फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? विधानसभा भंग करने का आखिरी विकल्प क्या उद्धव चुनेंगे? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए आज मैं अपने पैनल से आपको मिलवाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, संजय गुप्ता शिवसेना के लीडर हैं, अजय वर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस लीडर हैं, पीडीटी आचार्य कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, अवनीजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, और श्याम रावत एनसीपी के लीडर हैं। सबसे पहले मैं पीडीटी आचार्य जी से पूछना चाहती हूं। पीडीटी आचार्य जी, इस वक्त अगर फुल टाइम स्पीकर नहीं है महाराष्ट्र की असेंबली में, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है और क्या इसमें कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं है। अभी जो डिप्टी स्पीकर है वही स्पीकर का कार्यभार संभाल रहे हैं और उनके पास पूरी ताकत है। इसलिए वो सारा हाउस का संचालन जिस तरह स्पीकर करते हैं उसी तरह कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि इस वक्त जो नंबर्स तो नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के पास ज्यादा। अब ऐसे में गवर्नर का क्या रोल हो सकता है? क्या गवर्नर ये लिखी हुई चिट्ठी पर आश्वासन करके नए मुख्यमंत्री ला सकते हैं या उद्धव ठाकरे जी को स्वयं ही रेजिग्नेशन देना पड़ेगा? देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। अगर शिवसेना पार्टी से ब्रेक होके बीजेपी को सपोर्ट करने वाली उनकी जो एक डिसिडेंट ग्रुप है, अगर वो गवर्नर के पास जाके कहें कि हमने ये सपोर्ट विड्रॉ किया है, अगर ये कहेंगे तो फिर गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कहेंगे कि आप अपना बहुमत स्थापित करिए हाउस में, और फिर सभा मिलेगी और कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और उसमें वो हारेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी और फिर दूसरा विकल्प जो भी है वो गवर्नर ढूंढेंगे। ये है एक
तरीका, एक प्रक्रिया, ये तो कई बार हमारे सामने आ चुकी है। और एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी इस प्रक्रिया में? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ उसके डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो 2 ग्राउंड्स होते हैं। एक तो ये है कि मेंबर्स, एक पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुन के आए हैं, अगर वो वॉलंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, कहते हैं उसको, वॉलंटरली पार्टी छोड़ता है, तो वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब वॉलंटरली जो छोड़ते हैं वो क्या है, वो तो उसके बारे में कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, लेकिन वो दैट डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। एक ग्राउंड वो है, और दूसरा ग्राउंड जो है वो हाउस के अंदर होता है। जब कोई वोटिंग होती है तो पार्टी के विप के खिलाफ अगर कोई वोट देता है हाउस में, तो वो एंटी डिफेक्शन अप्लाई होता है, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये 2 ग्राउंड्स है डिस्क्वालिफिकेशन के। इस केस में एकनाथ शिंदे तो पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, उन्होंने तो पार्टी ऐसी तोड़ी कि उनके पास ज्यादा मेंबर हैं, उद्धव ठाकरे जी के पास कम। अब इस सूरत में क्या हो सकता है? देखिए, इसका एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इसका कोई मतलब ही नहीं है। किसका बहुमत है और किसकी बहुमत नहीं है, वो चीज उसमें लागू होती नहीं है, उसमें कोई रेलेवेंस ही नहीं है। जब हाउस में कोई मामला आता है, अब कोई मोशन आता है, या नो कॉन्फिडेंस आता है या फिर कॉन्फिडेंस मोशन आता है, उसमें ये जो लोग हैं ये कैसे वोट देंगे, ये किसके पक्ष में वोट देंगे, यही सवाल है, चाहे उनका नंबर ज्यादा हो या कुछ भी हो। अगर अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है प्रतिपक्ष की तरफ से और उसके फेवर में वोट देंगे, तो नेचुरली जो शिवसेना के जो सरकारी पक्ष है वो तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इमीडिएटली वो मूव करेंगे, तो नेचुरल है। तो और उसमें फिर स्पीकर जो भी डिसाइड तो करेगा फिर वो तो मामला होगा। कोर्टों में जाएगा, कोर्टों में कब तय होगा, तब तक सरकार गिर जाएगी, अगली आ जाएगी। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खेल में बहुत बड़ी अड़चन है। अब ये जो सत्ता आपने 2.5 साल चला ली वहां पर महाराष्ट्र में, अब आपको लगता है ये बच पाएगी? देखिए, अभी कहीं नहीं जा रही है। आप ये देखिए, ये जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं ना, और ये क्रोनोलॉजी, ये बैठ के दिल्ली से तय हो रही है, और इसकी सीधी क्रोनोलॉजी बीजेपी द्वारा तय हो रही है। पहले होता था कलयुग में, अब दूसरी चीज चेंज हो गई। पहले होता था होगा वही जो राम रच राखा, अब कलयुग में चेंज हो गया, अब है होगा वही जो मोदी जी रच राखा। तो आप कह रहे हैं मोदी जी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी अपने समर्थकों के साथ इस वक्त गुवाहाटी से ये तस्वीरें आ रही हैं, और कुछ और साइन हो रहा है कि कितने लोग हैं, सबके नाम लिखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी बैठे हुए हैं और समर्थक नजर आ रहे हैं। यहाँ ये गुवाहाटी के रेडिसन होटल में इस वक्त सब लोग नजर आ रहे हैं, रिलैक्स लग रहे हैं, सब आराम से बैठे हुए हैं अजय वर्मा जी। और आप कह रहे हैं राम जो रचेंगे और वही मोदी रच रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें ये एकनाथ शिंदे तो बलि का बकरा बना दिए गए हैं। मराठी मानुस माटी और बाला साहब ठाकरे को अपमानित करने का काम, ये जो टीस फर्नांडिस साहब की 2.5 साल पहले शपथ लेकर वापस उन्हें फिर नीचे आना पड़ा और विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा अपने मुख्यमंत्री के पद से, अपने सदस्य पद से नहीं, तो उनकी ये टीस और ये पीस कहीं ना कहीं तब से कंटिन्यू चल रही थी। और दूसरा जो वर्तमान देश में अग्निवीर वाला मामला चल के पूरा फैल रहा था हालात, उससे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग, सोची समझी क्रोनोलॉजी सरकार द्वारा देश की बनाई गई, और इसकी जो आहुति है वो महाराष्ट्र में जाके दी गई।
एनडीए की सरकार मजबूती से महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही थी, बहुमत से ज्यादा विधायक हमारे साथ थे, लेकिन चूंकि इनकी एकनाथ शिंदे की जो पॉलिटिकल भूख है, अपने बेटे को ये चाहते थे कि ये या तो मैं डिप्टी सीएम बनूं या इनका बेटा एमपी तो बन गया। बाला साहब का तो बलिदान रहा है, उनके बेटे उद्धव तो डिजर्व करते हैं, उनका आदित्य भी डिजर्व करता है, उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन एकनाथ ने भी चलो कुर्बानी दी थी, उन्हें मंत्री बना दिया, नेता बना दिया, उनका बेटा एमपी बन गया। लेकिन इतनी भूख कि आप अपने घर को ही डस लो, आप अपने घर को ही तोड़ दो, आप महाराष्ट्र का ही विखंडन कर दो, मराठी मानुस माटी और बाला साहब को अपमानित करने का काम ये एकनाथ जी ने किया है, और इसको महाराष्ट्र की जनता और शिवसैनिक कभी माफ नहीं करेंगे। ये सत्ता तो पा सकते हैं। बहुत इतना अच्छा लग रहा है आपका प्रवचन सुन जी, जी, जी। कि कांग्रेस पार्टी कह रही है बाला साहब बहुत अच्छे थे, उद्धव जी बहुत अच्छे थे, और शिवसेना बहुत अच्छी है, और आप धर्म की बात कर रहे हैं। 44 लोग, 106 बीजेपी के पास, आपके पास 44, आप बैठे हैं सत्ता में, वो बैठे हैं विपक्ष में, और आप प्रवचन दे रहे हैं कि भाई धर्म युद्ध जो है, कलयुग जो है, वो मोदी और बीजेपी की वजह से आया। अमिताभ सिन्हा जी, ये उल्टी गंगा बहने लग गई है। अब अजय वर्मा जी जो कह रहे हैं, इससे आप सहमत हैं? नविका जी, जहाँ तक मेरा कंट्रीब्यूशन आपके इस अच्छे शो में, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और मैं तो आपको शुरू में देख रहा था, आपने पूरी जो संख्या स्थिति है और जो लॉ है एंटी डिफेक्शन का, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक है मेरे लिए भी कुछ और जनता के लिए। लेकिन इसमें अब जो विषय है पॉलिटिकल, उसका तो अब तेल देखो तेल की धार देखो। नविका जी, मैं माफी चाहता हूँ, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कहने लायक नहीं है, समय ही सबसे बड़ा एक फैक्टर है, टाइम इज़ द एसेंस। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीगल है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें जैसा आपने बताया कि 37 की संख्या ज़रूरत है शिवसेना के वर्टिकल स्प्लिट के लिए, और वो नंबर सभी कह रहे हैं कि वो उपलब्ध है। तो जब वर्टिकल स्प्लिट होगा तो उसके बाद जो रेमेडी है अभी इन विधायकों का, वो ये है कि वो गवर्नर के पास जाएं, अपनी पूरी लिस्ट दें, और गवर्नर उनके साथ और बीजेपी के साथ एक मेजॉरिटी शो करें वहाँ, और ये कहें कि हम आज मेजॉरिटी में हैं। तो गवर्नर जो होंगे वो हाउस को कहेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए, और नहीं तो हमारे पास मेजॉरिटी की संख्या, और वहाँ पर संख्या बल के आधार पर जो उद्धव सरकार है, मुझे लगता है कि वो जाएगी फ्लोर से। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इसमें स्पीकर का रोल थोड़ा हाउस में आ जाता है, जिसको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 212 और 212 और 122 में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसके हिसाब से जो लेजिस्लेटिव हाउस के अंदर में जो भी कार्य हैं, उसको कोर्ट में चैलेंज करने में बहुत सारी अड़चने हैं। तो इसीलिए जो उसका फायदा उठा के स्पीकर जो हैं वो इसको लटकाते हैं, बावजूद इसके कि उसकी वजह से पूरे रूलिंग पार्टी की फजीहत हो। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी स्थिति ऐसी डामाडोल है कि वहाँ स्पीकर भी, या तो जो डिप्टी स्पीकर हैं जो अभी स्पीकर का रोल प्ले करेंगे, उनके पास एक बहुत बड़ी वो होगी, जिम्मेदारी होगी कि वो निष्पक्षता से इस काम को करें, और मेजॉरिटी जो पार्टी है उसके क्लेम्स को आगे बढ़ाते हुए और एक निष्पक्ष मतदान कराएं, और उसमें यदि मेजॉरिटी पार्टी जो भी प्रूव होती है, और यदि सरकार अल्पमत में जाती है, तो सरकार को इस्तीफा देना मजबूरी होगी। यहाँ गवर्नर का रोल थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गवर्नर के पास ऐसी जो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जिसको बोलते हैं, उसमें उसके पास गवर्नर इस वक्त कोविड के कारण अस्पताल में है। उद्धव ठाकरे सुबह कोविड था, शाम को नेगेटिव हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, कौशलेंद्र शर्मा जी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशलेंद्र शर्मा जी, उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश की कि जितने रूठे हुए विधायक हैं जो गुवाहाटी में जाकर बैठ गए हैं, वो किसी तरह लौट आए। अब तक तो उनका संदेश शायद कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या अब उद्धव ठाकरे जी के पास एक ही विकल्प है, वो है इस्तीफा देना? सवाल सरकार बचाने की नहीं है। पहले भी हमारे शिवसेना के नेताओं ने कहा था कि पार्टी की प्रतिष्ठा बड़ी होती है और पार्टी बड़ी होती है। शिवसेना मात्र 2, 4, 10 विधायकों से नहीं बनी है। शिवसेना का निर्माण करोड़ों लोगों के प्यार से उद्धव साहब ठाकरे जी को पद प्रमुख बनाया है।
शिवसेना को बनाने में अनेकों नेक ऐसे लोगों ने बलिदान दिया है। ये शिवसेना 2-4 विधायकों के इधर उधर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के सम्मुख में जो उद्धव साहब ठाकरे जी को 55 बनाया था, उनके आधार पर चलेगा और उनके निर्णय पर चलेगा। तो अवनीश जी, आपको लगता है कि शिवसेना उन्हीं जो वैल्यू सिस्टम था बाला साहब ठाकरे का, उसी पर चल रहा था? और अगर उसी पे चल रहा था तो ये इतने सारे विधायक रूट कर वहां क्यों चले गए? क्यों इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के पास कम विधायक नजर आ रहे हैं, गुवाहाटी में ज्यादा विधायक नजर आ रहे हैं? और आज 5 बजे डेडलाइन भी दी थी उद्धव ठाकरे जी ने कि अगर आप नहीं लौटोगे तो मैं आपको निष्कासित कर दूंगा। अब निष्कासित करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो निष्कासित कोई हुआ ही नहीं है। कैसे बात आगे बढ़ने वाली? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, सरकार तो गई, लेकिन बात यह है कि आप पार्टी बचेगी। आप एक बात बताइए, जो ये विधायक कहते हैं 2-4 विधायक जो है उनसे पार्टी नहीं बनती, उन करोड़ों लोगों ने ही, लाखों लोगों ने ही तो इनको विधायक चुना है। और किसके आधार पर चुना है? उस हिंदुत्व के आधार पर चुना है। शिवसेना 2019 के चुनाव से पहले कभी भी इफ एंड बट के साथ, कभी हिंदुत्व के साथ नहीं गई। क्या ऐसा संभव था बाला साहब जी के रहते हुए कि जो सावरकर को गद्दार कहता हो, एक बार नहीं हजारों बार कहता हो, और मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्या उसके साथ कभी परम श्रद्धेय बाला साहब जा सकते थे? क्या उसके साथ जा सकते थे? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने के लिए बहुत बड़े योगदानी कर रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ आप कश्मीर में सरकार बना रहे थे, वो आप मलाई खा रहे थे 40 महीने। मामला तो बात करा करो। अमिताभ जी ने लीगल रखा है, लीगल। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए आप, नाविका जी, इनको इंटरवीन मत करिए। किसी के बीच में बोलता नहीं हूं मैं। जिसने औरंगजेब की मजार पर जाकर के मरसिया पढ़ा, उससे राज्यसभा के चुनाव जीतने के लिए उसके पास जाकर के शिवसेना के नेता जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए। कभी बाला साहब जी के समय में ऐसा संभव था क्या? जिस औरंगाबाद का नाम बदलने की बात थी, बिल्कुल गलत है। शिवसेना के लोग, अरे सुनिए, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, आपकी पार्टी लगा रही है। एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं। बाला साहब, एकनाथ शिंदे अपने आप नहीं बने, सब एक साथ बनाया उनको। मैं आग्रह करूंगी मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूं कि सब एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मेरे दर्शक एक ही इंसान को एक बार में सुन सकते हैं। दर्शकों पर आप इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। सुन लीजिए, बाला साहब जी के बेटे जरूर है उद्धव ठाकरे, लेकिन एकनाथ शिंदे बाला साहब जी के कोई दुश्मन नहीं थे, उनके बनाए हुए ही शिव सैनिक हैं। वो उनकी छत्र बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो सवाल इस वक्त उठता है वो श्याम रावत जी के पास जाना चाहूंगी। एनसीपी के नेता हैं श्याम रावत जी। यूट्यूब पर और तमाम सोशल मीडिया पर हमें दर्शक सवाल भेज रहे हैं, और ये शो है सवाल पब्लिक का, तो दर्शकों का सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं। और दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि फायदा तो शरद पवार जी को बहुत हुआ इस पूरी अलायंस पार्टनरशिप का, लेकिन उन्होंने उद्धव जी को कहीं का नहीं छोड़ा। शिवसेना रहेगी कि नहीं उनके पास, ये भी अब नहीं पता। सत्ता तो जानी तय लग रही है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पवार जी ने जो पासा चला था, ये सोच समझ के चला था कि महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करके एनसीपी ही बच जाए? बिल्कुल नहीं, इस बात में कोई सत्ता नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2019 में सरकार बनी थी, 2019 में जो सरकार बनी थी, आवाज की प्रॉब्लम है। मैं ऑडियो सॉर्ट कराती हूँ। आशुतोष जी, इसी सवाल का आप जवाब दीजिए जब तक हम ऑडियो सॉर्ट आउट कराते हैं। नविका जी, आपका सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या पवार को गेन हुआ लेकिन उद्धव को लॉस हुआ, और सिर्फ सत्ता ही नहीं, अब पार्टी भी इतनी बुरी तरह से बिखरी हुई है कि जड़ों तक हिल चुकी है।
देखिए, इस पूरे खेल में ना तो शरद पवार को कोई फायदा हुआ है, ना ही उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ। अगर इस आज जो शिवसेना की स्थिति है, अगर उसके लिए किसी एक शख्स को अगर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो उद्धव ठाकरे खुद है। उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदाजा था कि जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने का फैसला किया था, तब से उनको इस बात को समझना चाहिए था कि उनको अपने विधायकों को साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने पिछले 2-2.5 सालों में जो जानकारी मिल रही, जो रिपोर्ट आ रही, उसके हिसाब से साफ है कि विधायक और तो छोड़िए मंत्रियों तक का उनसे मिलना लगभग असंभव सा होता जा रहा था। पार्टी के अंदर खुद एकनाथ शिंदे जो पावरफुल नेता है, जिनका पार्टी के अंदर काफी जनाधार भी है, वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रहे थे। और ऐसी स्थिति के में अगर संजय राउत और आदित्य ठाकरे को अगर पार्टी के अंदर बढ़ावा देने का इंप्रेशन भी अगर जा रहा है, इमेज भी जा रही है, तो जाहिर सी बात है पार्टी के दूसरे विधायक नाराज होंगे। ये गठबंधन की सरकार थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूं। एक्शन है गुवाहाटी में। अमित कुमार मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अमित कुमार, वहां बहुत हलचल नजर आ रही है। लेटेस्ट क्या खबर आ रही है गुवाहाटी में? अमित जी देखिए, यहाँ पर एक दिखाना चाहूंगा आपको। अभी तुरंत ही 5 लोग करीब 5 लोग अभी अंदर गए हैं रेडिशन ब्लू में, और उसमें 5 लोग में गुलाब राव भी हैं जो विधायक हैं वहाँ पे शिवसेना के। उसके अलावा 4 से 5 लोग और थे। 2-3 गाड़ियां में लोग पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि 5 लोग हैं उसमें जो विधायक है, करीब 4 विधायक उसमें हो सकते हैं, जिसमें गुलाब राव, एक जन को मैं पहचान पाया था जो गुलाब राव थे। इसके अलावा यहाँ पे तमाम लोग हैं। और यहाँ पर अभी तुरंत ही पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ 5 लोगों को लेकर आया गया है यहाँ पर। और होटल के अंदर शायद जो कहा जा रहा था कि इंतजार हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए गए, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद एकनाथ शिंदे, वो जो मैजिक फिगर की बार बार बात हो रही है कि 37 होना चाहिए, तो वो अपने उनके विधायक की बात हो रही है कि उनके जो विधायक यहाँ पहुंच जाएंगे तब इसके बाद शायद वो कुछ कदम उठाएं। तो वो विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। और मैं अपने कैमरामैन मृत्युंजय से कहूंगा कि देखिए, तमाम पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात रखा गया है कि इसके आगे किसी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और पुलिस कारकेट के आगे पीछे के साथ यहाँ पे 3 गाड़ियां अंदर घुसी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 लोग थे। उसमें एक गुलाब राव भी थे जो कि शिवसेना के विधायक हैं। और अभी ही जो कि सुबह जो कि इस खबर को सबसे पहले नाविका आपने ब्रेक किया था कि 3 विधायक और एक विधायक की पत्नी यहाँ पर आने वाली हैं और वो वहाँ से मुंबई से निकल चुकी हैं। तो वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि उसमें 5 लोग थे, एक आगे में एक महिला भी थी। तो ये 5 लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं। और जो खबर टाइम्स नव भारत पर सबसे पहले नाविका आपने ब्रेक किया था कि और जो संख्या बढ़ रही है और उनके समर्थक जो है एकनाथ शिंदे के, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो वो विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूं कि शो शुरू होते ही हमने आपको बताया था कि इस वक्त 36 विधायक मौजूद हैं गुवाहाटी में और 3 और आने की बात है। और उनके साथ एक विधायक की पत्नी भी आ रही है, चाहे वो काउंट नहीं होंगी। अगर ये 36 विधायक हैं और 3 और पहुंच गए हैं, जबकि अमित कह रहे हैं शायद 4 हैं। और शाम को हमारे पास इनके नाम भी आए थे। योगेश कदम, एक विधायक का नाम है योगेश कदम, दूसरे विधायक हैं मंगेश कुडलकर, और तीसरे जो है मिनिस्टर गुलाब राव पाटिल। ये हमने 3 बिल्कुल। और संजय राउत अब कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। साहेब थोरात, अशोकराव चव्हाण हे सगळे आता आतमध्ये आहेत। मुख्यमंत्री आता वर्षा बंगल्यातून मातोश्रीवर राहण्यासाठी निघालेले आहेत। मोह, माया, सत्ता याचा आम्हाला अजिबात लोभ नाही। आम्ही लढणारे लोक आहोत, आम्ही लढत राहू आणि शेवटी सत्याचा विजय होईल, अशा प्रकारची भूमिका आहे। दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी येऊन महाविकास आघाडीला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात ज्या सद्भावना व्यक्त केल्या, मग शरद पवार साहेब असतील, नाना पटोले असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, सकाळी कमलनाथजी होते, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। कारण काय आहे? असं आहे की काही लोकांना वाटत असेल, त्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलेलं आहे की ते मातोश्रीवरती का राहायला चाललेले आहे।
मातोश्री हे मूळ स्थान आहे शिवसेना प्रमुखांचं आणि शिवसेनेचं. संजय राउत ने फिर एक बार कह दिया है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी 36 लोग पहले थे, इसमें 35 विधायक शिवसेना के, एक इंडिपेंडेंट कहा जा रहा था। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमने लिस्ट में आपको दिखाया था कि 4 लोग थे। इसके अलावा योगेश कदम, मंगेश कुडलकर और गुलाब राव पाटिल, ये 3 लोग अभी आए हैं। एक चौथे विधायक हैं या नहीं, अमित ने देखा है। हम नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये 4 और पहुंच चुके हैं तो ये जो नंबर है ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल नहीं चलेगा। और इस वक्त फ्लोर टेस्ट की तैयारी बिल्कुल नजर आ रही है। अब कोविड कितना मौका देता है गवर्नर को, क्या उनका भी कोई सेकंड टेस्ट होगा जो नेगेटिव निकलेगा जैसे उद्धव ठाकरे जी का निकला है। अभी कह नहीं सकते कि ये फ्लोर टेस्ट कब होगा, लेकिन नंबर गेम में या तो 35 और 4 है या तो 35 और 3 है, 39 हो या 38 हो, ये दोनों नंबर 37 के पार हैं। और 37 जो नंबर था वो मैजिक नंबर था एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। और अब ये फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, शायद इस वजह से कि ये 3 विधायक या 4 विधायक और आ जाएं, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाए। लेकिन इस वक्त बिल्कुल तैयारी है, ऐसा लग रहा है एकनाथ शिंदे की कि वो सरकार महाविकास आघाड़ी की गिरा पाए। नंबर गेम है, नंबर इस वक्त उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। क्या होगा आगे? अब क्या ये एंड गेम है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपसे लेती हूं इजाजत और दर्शकों, आपको और अपने सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। जाइएगा मत, क्योंकि पाठशाला में अभी पढ़ाई बाकी है।